नमस्कार दोस्तों। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ब्रोकरेज हाउस ने एक स्टॉक पर बाय रेटिंग दी, आपने उसे खरीद लिया और बाद में पता चला कि अरे वही ब्रोकरेज हाउस तो स्टॉक को बेच रहा है। मतलब ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। देखिए, अभी हाल ही में मोतीलाल ओसवाल और केन्स टेक्नोलॉजी की खबर के साथ भी बिल्कुल यही हुआ और बस सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। सवाल यह है कि एक ही कंपनी से दो बिल्कुल उल्टे सिग्नल कैसे आ सकते हैं। तो मतलब सवाल बिल्कुल साफ है। एक तरफ उनकी रिसर्च टीम कह रही है, अरे ये स्टॉक खरीदो, ये तो रॉकेट बनने वाला है, और दूसरी तरफ उन्हीं की फंड मैनेजमेंट टीम उसे बेच रही है। कोई भी सोचेगा, भाई हो क्या रहा है ये। और सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन भी बिल्कुल यही होता है। भाई ये क्या सीन है। और देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज भी है क्योंकि पहली नजर में तो ये किसी धोखे या ट्रैप जैसा ही लगता है ना। तो इसका राज क्या है। असल में जैसे हम एक कंफ्यूजन या विरोधाभास समझ रहे हैं, प्रोफेशनल्स उसे दो अलग अलग काम की तरह देखते हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इन बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों के अंदर काम होता कैसे है। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। जो सबसे जरूरी बात समझनी है वो ये है कि ब्रोकरेज की रिसर्च टीम और फंड मैनेजमेंट टीम, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। भले ही वो एक ही ऑफिस में बैठते हो, लेकिन उनके लक्ष्य, उनके काम करने का तरीका, सब कुछ एकदम अलग है। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए क्योंकि सारा खेल यहीं छिपा है। एक तरफ है एनालिस्ट टीम। इनका काम है किसी जासूस की तरह कंपनी की पूरी छानबीन करना, उसके फंडामेंटल्स देखना और फिर एक पब्लिक रिपोर्ट बनाना। इनका नजरिया लंबा होता है, मतलब करीब 12 महीने या उससे भी ज्यादा का। अब दूसरी तरफ देखिए, ये है फंड मैनेजमेंट टीम। ये पोर्टफोलियो के रखवाले हैं। इनका काम सिर्फ एक स्टॉक को देखना नहीं बल्कि पूरे पोर्टफोलियो को संभालना है। इन्हें रिस्क, नियम और बैलेंसिंग जैसी चीजों पर फटाफट फैसले लेने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, एनालिस्ट सिर्फ सलाह दे सकता है, फंड मैनेजर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। दोनों की दुनिया ही अलग है। तो फिर सवाल उठता है कि एक फंड उस स्टॉक को क्यों बेचेगा जिसे उसका खुद का एनालिस्ट इतना पसंद कर रहा है। इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, बल्कि बहुत ही लॉजिकल कारण है। इसे आप पोर्टफोलियो की साफ सफाई या पोर्टफोलियो हाइजीन भी कह सकते हैं। यहाँ 3 सबसे आम कारण दिए गए हैं। पहला है पोजीशन साइजिंग, मतलब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसे थोड़ा कम करना। दूसरा प्रॉफिट बुकिंग, मतलब अच्छा खासा मुनाफा हो गया तो उसे घर ले आना। और तीसरा उनके अपने अंदरूनी नियम, जो कहते हैं कि किसी एक स्टॉक में एक लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। ये सब स्टैंडर्ड रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। और ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। मान लीजिए किसी स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई और पोर्टफोलियो में उसका हिस्सा 8% से बढ़कर 12% हो गया। फंड मैनेजर के लिए ये एक अलार्म है कि भाई रिस्क बढ़ गया है, तो वो उसे वापस कंट्रोल में लाने के लिए थोड़ी सी हिस्सेदारी बेच देगा। याद रखिए, फंड मैनेजमेंट का मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं होता, बल्कि रिस्क को कंट्रोल में रखना भी होता है। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, ये बाजार में हमेशा होता है। 2017 में कई फंड्स प्राइवेट बैंकों पर बुलिश रिपोर्ट दे रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो में उनकी ज्यादा होल्डिंग को कम भी कर रहे थे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज जब 30 गुना बढ़ गया, तब भी यही हुआ। अरे, एशियन पेंट्स और एचडीएफसी बैंक जैसे पसंदीदा ब्लू चिप स्टॉक्स की भी एक फंड के अंदर रखने की एक लिमिट होती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो रिटेल निवेशकों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर ये बातें बहुत चलती हैं, पंप एंड डंप हो रहा है, रिटेल को फंसाया जा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। और पता है, इस कंफ्यूजन की कीमत एक निवेशक को बहुत भारी पड़ सकती है। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि कैसे हुआ। ये कि एक निवेशक ने खबर देखी कि एक बड़े फंड ने एक मिड कैप स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम कर दी है। बस वो घबरा गया और उसने अपनी सारी की सारी होल्डिंग्स बेच दी। बाद में पता चला कि फंड ने तो सिर्फ 1% की मामूली सी छटाई की थी, वो स्टॉक से निकले नहीं थे। और 1 साल बाद वो स्टॉक आसमान छू रहा था और उस निवेशक के हाथ सिर्फ पछतावा लगा। कितना ऊपर? 60%। 60% से भी ज्यादा। ये नंबर दिखाता है कि सिर्फ खबर पर रिएक्ट करने और उसके पीछे की वजह ना समझने का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि अगली बार जब ऐसी कोई खबर सामने आए तो एक निवेशक के तौर पर हमें क्या करना चाहिए। चलिए कुछ जरूरी सबक देखते हैं जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं।
सबसे पहली बात, किसी फंड की खरीद बिक्री को अपने लिए सीधा सिग्नल मत समझिए। दूसरा, रिसर्च के क्यों को पोर्टफोलियो एक्शन के कैसे से हमेशा अलग करके देखिए। तीसरा, अपना ध्यान कंपनी के बिजनेस पर लगाइए, न कि फंड की अंदरूनी साफ सफाई पर। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, अपने निवेश के लिए पोजीशनिंग साइजिंग के नियम खुद बनाइए। तो जो चीज़ बाहर से एक नेगेटिव सिग्नल जैसी लगती है, वो असल में सिर्फ डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट है। ये बस एक तरीका है जिससे ये पक्का किया जाता है कि कोई एक स्टॉक पूरे पोर्टफोलियो पर हावी ना हो जाए और बैलेंस्ड बना रहे। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम सिर्फ खबरों पर रिएक्ट कर रहे हैं या हम असल में बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं? उम्मीद है इस जानकारी से अगली बार आप बेहतर फैसला ले पाएंगे।